नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल मोहम्मद जीएम में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री इतिहास कक्षा 12 का जो चैप्टर हमारा चल रहा था मुग़ल आक्रमण, उसके प्रकार और प्रभाव के बारे में। इसी के अंतर्गत हमने अभी तक जो देख चुके हैं अरबों के आक्रमण के बारे में देख चुके हैं, फिर तुर्क आक्रमण के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने जो शुरू किया है टॉपिक मुग़ल आक्रमण के ऊपर। मुग़ल आक्रमण के ऊपर सबसे पहले जो हमने इससे पहले देखा था महाराणा सांगा और बाबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसी कड़ी में हम आगे अब अध्ययन करने जा रहे हैं राव चंद्रसेन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के बारे में जो दो तीन जो बातें हैं जो मेन हम इसको देख लेते हैं। चंद्रसेन को प्रताप का यानी कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो किया मुगलों का प्रतिरोध करते हुए, उसकी वजह से इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। दूसरी बात, इसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है क्योंकि इतिहास में इसका नाम बहुत ही कम आता है। ठीक है ना, महाराणा प्रताप को सभी याद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हुए जैसे कि मारवाड़ के दूसरे राजाओं की बात की जाए जिसमें राव जोधा है, ठीक है ना, फिर बात की जाए तो राव मालदेव के बाद जसवंत सिंह, अजीत सिंह, बहुत सारे राजा हैं। इनके बारे में कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ही लिखा हुआ है, लेकिन चंद्रसेन के बारे में बहुत ही कम पढ़ने और सुनने को मिलता है। इसलिए इसको भूला बिसरा राजा भी इसको कहा जाता है। और साथ ही इसको मारवाड़ का प्रताप, जैसे मेवाड़ में जो कार्य महाराणा प्रताप ने किया, जो योगदान दिया उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, जो बलिदान दिए, उसकी वजह से और उन्हीं की भांति मारवाड़ में यही कार्य किया था राव चंद्रसेन ने मुगलों का प्रतिरोध करते हुए। जो भारत का जो सबसे शक्तिशाली मुगल शासक था अकबर का प्रतिरोध करते हुए, इसीलिए इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे। मारवाड़ के जो शासक थे इनसे पहले, जिनका नाम था राव मालदेव के कनिष्ठ पुत्र थे यानी कि छोटे बेटे थे। फिर राव मालदेव के समय में जब राव मालदेव शासक थे जो राव चंद्रसेन के पिता हैं, तो जब ये शासन कर रहे थे तो उस समय मारवाड़ पर अफगान शासक शेरशाह सूरी जिसका नाम था, उसने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। शेरशाह सूरी ने इससे पहले जो बाबर का जो पुत्र था हुमायूं को उसने कन्नौज और चौसा के 2 युद्धों में उसको हरा दिया था हुमायूं को शेरशाह ने। जिसके बाद वो हुमायूं वहाँ से पलायन कर गया था और मारवाड़ होते हुए फिर देश से बाहर चला गया था क्योंकि वो शेरशाह का सामना करने में समर्थ नहीं था। तो वो जब मारवाड़ के रास्ते जा रहा था तो उसने मालदेव से विनती की थी कि वो शेरशाह के विरुद्ध उसकी सहायता करें, लेकिन उस वक्त शेरशाह ने उसकी सहायता नहीं की थी। वो अकारण ही जो है राव मालदेव शेरशाह से युद्ध नहीं करना चाहते थे। अगर वो उसको शरण दे देते, हुमायूं को उसकी सहायता करते, तो उसको शेरशाह से युद्ध करना पड़ता। लेकिन फिर भी आगे जाकर के स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 1544 ईस्वी सन में गिरी सुमेल का एक युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मारवाड़ की सेना के बीच में। तो युद्ध से पहले शेरशाह सूरी ने जो राजपूत सरदार थे उन सरदारों में क्या किया, फूट डलवा दी। ठीक है, और जो राव मालदेव जो हैं उसको अपने ही सरदारों के खिलाफ कर दिया और वो ये समझा मालदेव कि ये जो है हमारे सेनानायक ये दुश्मन से मिल चुके हैं। इसलिए वो अर्धरात्रि में राव मालदेव युद्ध क्षेत्र छोड़ के चला गया था, लेकिन पीछे जो है उसके 2 सरदार रह गए थे, जेता और कुंपा। ये 2 सरदार इन्होंने बड़ी ही बहादुरी से इस युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में अफगान सेना का यानी कि शेरशाह सूरी की सेना का बहुत ही कड़ी टक्कर दी उसकी सेना को। लेकिन फिर भी इस युद्ध में वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके बारे में, और ये युद्ध मतलब इतना ये कुछ था कि इसके बारे में भले ही शेरशाह इस युद्ध को जीत गया था, गिरी सुमेल के युद्ध को, लेकिन इसने इस युद्ध के लिए क्या कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरा, उसने शब्द का इस्तेमाल क्यों किया
कि बाजरे का उत्पादन जो है, प्रोडक्शन, वो मारवाड़ में सबसे ज़्यादा होता है और प्रिय खाद्यान्न पदार्थ भी है ये मारवाड़ क्षेत्र का। इसलिए उसने बाजरे शब्द का इस्तेमाल किया कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए वो हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता, यानी कि अगर वो इस युद्ध में हार जाता तो उसकी स्थिति दिल्ली में भी कमज़ोर हो जाती और हुमायूं फिर से वहाँ का शासक बन सकता था। इसलिए क्योंकि उसने अपनी हिंदुस्तान की बादशाह खतरे में डाल दी थी इस एक छोटे से मारवाड़ जैसे राज्य के लिए। अब बात करते हैं चंद्रसेन के ऊपर आते हैं। चंद्रसेन का जन्म जब इसके पिता यानी कि राव मालदेव की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1541 में इसका जन्म हुआ, राज्याभिषेक हुआ 1562 में, 31 दिसंबर 1562 में राज्याभिषेक हुआ, यानी कि ये महाराजा बने मारवाड़ के। इसके बाद देखिए इनके समय में आंतरिक विद्रोह भी हुआ था, क्योंकि जब भी कोई नया राजा बनता है तो उसको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी के परिवार के जो कुछ अन्य सदस्य होते हैं वो स्वयं भी शासक बनना चाहते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो चाहते हैं कि वो भी राजा बने। तो ऐसे में क्या है कि वो जो नए नए शासक बनते हैं उसका उसी के परिवार वाले विरोध करते हैं और बगावत कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो शासक बनने के बाद जो क्या है कि नया नया शासक बना, कुछ जोश में रहा होगा तो उसने अपने एक चाकर यानी कि अपने एक सर्वेंट की हत्या कर दी, नौकर की हत्या कर दी। तो उसकी वजह से क्या है कि कुछ सरदार उससे नाराज़ हो गए, राजपूत सरदार नाराज़ हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह किसके नेतृत्व में किया? जो चंद्रसेन के जो 3 भाई थे, राम, उदय सिंह और रायसेन, ये 3 भाई थे, ठीक है, और थे इसके। तो चंद्रसेन जो है उसने इनके विद्रोह को दबा दिया और इनको मजबूर कर दिया कि वो अपनी जागीरों में वापस चले जाएं, यानी कि उनको जो जागीरें दी हुई है उन जागीरों में वो वापस चले जाएं और भविष्य में कभी भी बगावत ना करें मारवाड़ के विरुद्ध। लेकिन इन 3 भाइयों में से एक भाई ऐसा था जिसका नाम था उदय सिंह। उसने 1563 में जब वो इस गृह युद्ध में जब वो हार गया, चंद्रसेन ने उसको हरा दिया, तो वो हारने के बाद अपनी जागीर में नहीं लौटा, बल्कि वो कहाँ चला गया? अकबर की शरण में। ये 1563 में नाडौल की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें एक तरफ चंद्रसेन की सेना थी, मारवाड़ की सेना थी, और दूसरी तरफ उदय सिंह की सेना थी। इस युद्ध में उदय सिंह हार गया और वो यहाँ से हारने के बाद भाग करके अकबर की शरण में चला गया। अकबर जो हुमायूं के बाद दिल्ली का बादशाह बना था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाइयों की जो ये आपसी फूट थी इन चारों भाइयों में, चंद्रसेन, रायसेन, फिर राम, उदय सिंह, इन सब के आपसी फूट की वजह से क्या हुआ कि अकबर को मारवाड़ की राजनीति में दखल देने का एक अवसर मिल गया। बहुत ही सुअवसर उसको बैठे बैठाए उसको प्राप्त हो गया, क्योंकि एक भाई जो था उसका यानी कि उदय सिंह वो अकबर की शरण में आ गया और उसने उससे विनती की थी कि वो मारवाड़ में सेना भेजे और उसको हटा करके यानी कि चंद्रसेन को हटा करके मुझे राजा बना दे, यानी कि उदय सिंह को राजा बना दे। इस तरह की उसने प्रार्थना की थी, ठीक है। अब इस अवसर उसको मिला तो इसको अकबर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए अकबर ने क्या किया कि अपना एक सेनापति था उसका हुसैन कुली खान, इसके नेतृत्व में एक सेना उसने जोधपुर भेजी, मारवाड़ भेजी, ठीक है, जिसने जोधपुर पर अधिकार भी कर लिया था। तो इसके संबंध में जोधपुर की ख्यात यानी कि वहाँ के इतिहास के संबंध में है, दरबारी इतिहास जो लिखा जाता था, ठीक है, जिसको ख्यात कहा जाता था, जैसे बीकानेर की ख्यात है ना, जोधपुर की ख्यात, जैसलमेर की ख्यात, इस तरह से। तो इस पुस्तक पे जो लिखा हुआ है कि जोधपुर पर मुगल सेना ने 10 माह तक घेराबंदी की और इस लंबी घेराबंदी से क्या हुआ कि किले के अंदर अन्न और जल की कमी हो गई, जिसकी वजह से किले में रहने वालों की सेना की हालत बहुत ख़राब हो गई, चंद्रसेन की हालत ख़राब हो गई। तो चंद्रसेन यहाँ से भादराजोन चला गया। भादराजोन मारवाड़ के अंतर्गत ही एक ठिकाना था, शहर था, वहाँ चला गया ये। और इसके बाद जो है जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया, ये इस तरह से जोधपुर की ख्यात में दिया हुआ है। अब इसके संबंध में कि मारवाड़ पर अकबर ने हमला क्यों किया, तो इसके संबंध में पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ यह कुछ ऐसा कहते हैं कि जब शेरशाह यहाँ का शासक था मारवाड़ का और हुमायूं शासक था दिल्ली का, हुमायूं अकबर का पिता था और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 2 युद्धों में, जो मैंने बताया था, कन्नौज के युद्ध में और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। और हुमायूं की जान भी एक बिश्ती का जो मतलब होता है नाव चलाने वाले जो होते हैं ना नाविक, वो, तो उसने उसकी जान बचाई थी। और वहाँ से वो भाग करके फिर हुमायूं वहाँ से पलायन करता हुआ
मारवाड़, फिर मारवाड़ से होता हुआ फिर देश से बाहर चला गया, फारस चला गया था। फारस यानी कि आज का ईरान। तो जब वो इस रास्ते से होकर के जा रहा था, हार गया था शेर शाह से, तो उसने मालदेव से मदद मांगी थी कि वो उसकी सैनिक सहायता करे, लेकिन उसने सहायता नहीं की क्योंकि मालदेव उस समय उससे टकराना नहीं चाहता था, शेर शाह से बैठे बिठाए लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए क्योंकि शेर शाह ने हुमायूं के साथ असहयोग किया, उसके पिता के साथ सहयोग किया, इसलिए वो इसका बदला लेना चाहता था। यह विश्वेश्वरनाथ रेव का कहना है। अब बात करें, आगे चलते हैं। अब 1570 ईयर में नागौर दरबार का आयोजन किया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने आयोजन किया। जब वो अजमेर यात्रा पर था, अजमेर आ रहा था, तो रास्ते में उस समय नागौर पड़ता था। नागौर में उसने क़याम किया, यानी कि उसने अपना शिविर लगाया, नागौर दरबार का आयोजन किया। और इस दरबार में राजस्थान के बहुत सारे राजपूत शासक उसके दरबार में हाजिरी दी और उसकी अधीनता स्वीकार की थी, जिसमें जो आमेर के जो राजा थे बारमल, वो भी इसी दरबार में अकबर के पास गए थे और फिर अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा था। जोधाबाई करके ऐसा कुछ नाम है शायद उनका। तो उस समय मारवाड़ में दुष्काल यानी कि अकाल की स्थिति थी, और उस अकाल की स्थिति के निवारण के लिए अकबर ने वहाँ पर एक तालाब भी खुदवाया, जिसका नाम था शुक्र तालाब। अब यहाँ पर जो दरबार का आयोजन किया गया, नागौर दरबार का आयोजन, उसका उद्देश्य, मेन मोटो क्या था कि मारवाड़ की जो आंतरिक राजनीति थी, चंद्रसेन और उसके भाइयों के बीच में संघर्ष, उसके सामंतों के साथ चंद्रसेन की नहीं बनती थी, तो इस सारी राजनीति का उसने अध्ययन किया। डीपली स्टडी करने के लिए उसने मारवाड़ के एकदम पास में शिविर लगाया दिया। एक तरह से कहा जाए कि नागौर मारवाड़ का ही एक हिस्सा था, और नागौर पर उस समय मुगल अधिकार हो चुका था। जो उसने सेना भेजी थी जोधपुर पर, तो उस समय नागौर को फतेह करते हुए, जीतते हुए ही वो जोधपुर तक पहुंची थी। अब बात करते हैं आगे 1573 में, क्योंकि इससे पहले जोधपुर पर तो उसका अधिकार हो ही गया था, और लेकिन चंद्रसेन अभी तक बाहर था उसकी पकड़ से, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका था चंद्रसेन को। तो 1573 में मुगल सेनाओं ने एक बार फिर से हमला किया, और ये हमला उन्होंने किया था मुगल सेनापति शाह कुली खान और बीकानेर के शासक राय सिंह। ये दो सेनापति थे, मुगल सेनापति बनकर के आए, और इन्होंने मारवाड़ पे आक्रमण किया, और आक्रमण करते हुए सोजत और सिवाना, इन दो शहरों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। सिवाना के किले पर भी अधिकार कर लिया। और सिवाना के किले के बारे में ध्यान रखना, सिवाना को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। जब भी जोधपुर पर संकट आया तो वहाँ के शासक सिवाना आ गए, और सिवाना से इन्होंने अपनी कार्यवाही को जारी रखा था। अब धीरे धीरे एक एक करके जब सारे शहर, पूरा मारवाड़ जब चंद्रसेन के हाथ से निकलता जा रहा था और मुगल सेनाएं आगे बढ़ती जा रही थी, तो इसकी वजह से चंद्रसेन ने क्या किया, वो भाग करके पहाड़ों में चला गया, और वहाँ से उसने छापा मार गोरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा मुगल सेना पर हमला किया, और उन्हें परेशान बनाए रखा, उनको परेशान किया, मुगल सेनाओं को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान जो है उसने आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से सिवाना पर अधिकार कर लिया चंद्रसेन ने। तो इसकी वजह से 1575 में एक बार फिर से मुगल सेना को मारवाड़ पे अभियान के लिए भेजा गया, और इस बार से इस अभियान का नेतृत्व, मुगल अभियान का नेतृत्व किया था शाहबाज खान ने। तो इसने फिर से हमला करके सिवाना पर फिर से अधिकार कर लिया, और चंद्रसेन को वहाँ से एक बार फिर से भगा दिया, पहाड़ों की तरफ जाने के लिए उसको मजबूर कर दिया। तो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, सिवाना को। फिर 1575 में इसी दौरान जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, सिवाना पर मुगल आक्रमण हो रहा था, और उसी समय उस बात का फायदा उठाते हुए कि मारवाड़ की सेनाएं, चंद्रसेन जो यहाँ का शासक था वो मुगलों के खिलाफ युद्ध में उलझा हुआ है, इस स्थिति का फायदा उठा करके पोकरण जो कि मारवाड़ का एक ठिकाना था, तो जैसलमेर का शासक जो था वहाँ के राजा ने पोकरण पे हमला कर दिया और वहाँ पर घेरा डाल दिया। ठीक है, अब इसकी सूचना जब चंद्रसेन को प्राप्त हुई, फिर चंद्रसेन के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उसकी आर्थिक दुर्दशा, यानी कि पूरे मारवाड़ पर जब मुगलों का अधिकार हो चुका था तो इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। तो जैसलमेर के शासक से धन के बदले में, यानी कि उसने जैसलमेर के शासक से धन प्राप्त किया और बदले में पोकरण जैसलमेर के भाटियों को, जैसलमेर के जो शासक हैं वो भाटी कहलाते हैं, भाटी राजपूत। ठीक है,
तो भाटियों को सौंप दिया उसने पोखरण को। अब लगातार पराजयों की वजह से हार पर हार, इसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी चंद्रसेन ने, और उसने लगातार मुगल ठिकानों पर हमला किया, मुगल थानों पर हमला किया, चौक पोस्ट जो भी मुगल सेनाएं जहाँ पे रुकती थी, ठीक है ना, आराम करती थी, जहाँ पे उनके थाने थे वहाँ पे उसने हमला किया और उनको लूटना इसने जारी रखा। फिर 1580 की बात करें, 1580 में चंद्रसेन ने सोजत पर अधिकार कर लिया। अब सोजत पर अधिकार करने की और भी बहुत सारी वजह थे, क्योंकि उस समय मुगल सेनाएं और अकबर जो है वो मेवाड़ के अभियान में उलझा हुआ था। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के अभियान में उस समय उलझा हुआ था। जब सेनाएं मेवाड़ की तरफ आ जाती थी तो मारवाड़ में सेनाओं की कमी हो जाती थी, जिसका फायदा चंद्रसेन उठाता था, और जब मुगल सेनाएं मारवाड़ की ओर जाती तो उस समय मेवाड़ में सेना की कमी की वजह से महाराणा प्रताप को अवसर मिल जाता मुगलों पे हमला करने का। तो एक साथ दो मोर्चों पे मुगल सेनाएं उस समय उलझी हुई थी। तो इसी का फायदा उठा करके 1580 में चंद्रसेन ने सोजत पर एक बार फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और यहीं पर यानी कि सोजत में ही 11 जनवरी 1581 1581 को सोजत में ही चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और इसके संबंध में, इसकी मृत्यु के संबंध में जोधपुर की ख्यात में क्या लिखा हुआ है कि चंद्रसेन की मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण था, चंद्रसेन का एक सामंत जिसका नाम था वेरसाल, ठीक है, वेरसाल ने क्या किया कि उसके भोजन में जहर दे दिया, इसलिए चंद्रसेन की मृत्यु हुई। यह जोधपुर की ख्यात में दिया हुआ है। और चंद्रसेन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद मारवाड़ का राज्य अकबर ने चंद्रसेन के भाई उदय सिंह को सौंप दिया, जिसको मोटा राजा उदय सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद चंद्रसेन के बाद मारवाड़ का शासक उदय सिंह बना। भले ही इतना संघर्ष चल रहा था, लेकिन फिर भी चंद्रसेन को अकबर ने जोधपुर के राजा के पद से हटाया नहीं था। अकबर चाहता था कि चंद्रसेन मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, और उसकी मृत्यु के बाद ही फिर मारवाड़ का जो राज्य है अकबर ने उदय सिंह को सौंप दिया। और इसके बदले में उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र सलीम, जिसका नाम बाद में जहांगीर रखा गया था, ठीक है, उसके साथ उसका विवाह हुआ था। अब चंद्रसेन के व्यक्तित्व के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम एक ऐसा शासक था जो स्वतंत्र प्रकृति का था, और कभी भी उसने गुलामी स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगलों की अधीनता उसने स्वीकार नहीं की। उसने लड़ते रहना स्वीकार किया, महलों को छोड़ करके पहाड़ों में रहना, जंगलों में रहना उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। ये बात सबसे पहले देखने में आती है चंद्रसेन में। और इसी गुण को बाद में महाराणा प्रताप ने अपनाया था। उन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे सब कुछ त्याग करना पड़े, महल छोड़ना पड़े, राजधानी छोड़नी पड़े, शहर छोड़ करके जंगलों में रहना पड़े, लेकिन हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। यही बात आगे जाकर के फिर चंद्रसेन से महाराणा प्रताप ने अपनाई थी। इसीलिए चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। और जब उसका अंतिम शासन एक समय ऐसा भी आया था कि अपने और अपने परिवार में जो उसके जो आभूषण थे, उन आभूषणों को बेच करके चंद्रसेन ने गुजारा किया था। मुगल अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर उसने आर्थिक विपन्नता में, आर्थिक दुर्दशा में रहते हुए, निर्धनता में रहते हुए और पहाड़ों में रह करके मुगलों का प्रतिरोध करना उसने स्वीकार किया, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन की इसी संघर्षशील प्रवृत्ति या प्रकृति जिसको कहा जाए, संघर्षशील, संघर्ष करने की प्रकृति, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, मुश्किलें आ जाए, लेकिन संघर्ष करने की उसकी प्रकृति का अनुसरण बाद में महाराणा प्रताप ने किया। इसीलिए चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, यानी कि आगे चलने वाला। पहले चंद्रसेन ने आगे चल करके बताया, ठीक है, उसके बाद राणा प्रताप ने उस चीज को अपना लिया। इतिहास में उचित महत्व चंद्रसेन को नहीं मिला, इसी वजह से इसे मारवाड़ का बोला बिसरा राजा कहा जाता है। और आगे हम देख लेते हैं इसी में चंद्रसेन की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, क्यों असफल हो गया महाराणा प्रताप की तुलना में। महाराणा प्रताप को जहां अपने संघर्ष में सफलता प्राप्त हुई, वहीं चंद्रसेन असफल हो गया। तो इसके प्रमुख जो कारण थे, सबसे पहली बात अदूरदर्शिता, दूर तक देखने लायक उसकी बुद्धि नहीं थी, इसीलिए दूरगामी परिणामों को वो समझ नहीं पाया, जिसके कारण उसकी मुगल सेना के सामने बारंबार उसकी हार हुई। फिर दूसरी बात देखी जाए तो जिस तरह से महाराणा प्रताप को भामाशाह जैसा सहयोगी मिला था, आर्थिक सहयोगी, जिन्होंने अपने राजाओं का आर्थिक इकोनॉमिकली सपोर्ट किया था,
और इसी वजह से महाराणा प्रताप ने बाद में भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था। ऐसा कोई सहयोगी किसको नहीं मिला? चंद्रसेन को। ऐसे सहयोगी उसके पास थे ही नहीं। इन सहयोगियों के अभाव में भी वो असफल हो गया। इसके अलावा मारवाड़ के अधिकांश शहर, अधिकांश बाग ठिकाने हैं ना, वो सभी मुगलों के अधिकार में चले गए थे। अब पहले जो इन जगह से, इन शहरों से जो रेवेन्यू मिलता था, वो रेवेन्यू कहाँ जाता था? चंद्रसेन के पास में। अब जब शहर है ही नहीं तो राजस्व रेवेन्यू मिलने का सवाल ही नहीं उठता, तो उसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति निरंतर कमज़ोर होती चली गई। और इसके बनिस्बत अगर हम मेवाड़ के बारे में देखें तो काफ़ी हद तक मेवाड़ का जो भूभाग था वो किसके पास था? महाराणा प्रताप के पास ही था। चाहे भले बड़े बड़े शहर चित्तौड़, कुंभलगढ़ या फिर उदयपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेवाड़ के अंदरूनी इलाके हैं वो अभी भी राणा प्रताप के नियंत्रण में थे। ये एक प्लस पॉइंट था महाराणा प्रताप के लिए, जबकि चंद्रसेन के साथ ऐसा नहीं था। अब बात करें जब जोधपुर पर भी मुगलों का अधिकार हो गया, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी जो मैंने आपको बताया था सिवाना पर भी मुगलों का अधिकार हो गया, तो उसके बाद चंद्रसेन ने जोधपुर के हाथ से निकल जाने के बाद और सिवाना के भी हाथ से निकल जाने के बाद कोई भी स्थायी राजधानी, परमानेंट राजधानी वो नहीं बना पाया। जबकि महाराणा प्रताप ने क्या किया? देख लिया, चित्तौड़ पहले राजधानी थी वो हाथ से निकल गई, फिर उदयपुर हाथ से निकल गया, कुंभलगढ़ हाथ से निकल गया, तो ऐसे में उन्होंने चावंड को अपनी परमानेंट राजधानी बना लिया था और चावंड से ही उन्होंने सारी गतिविधियों का संचालन किया था। इस तरह से चावंड की तरह चंद्रसेन ने कोई दूसरी अपनी परमानेंट राजधानी नहीं बनाई जहाँ से वो पूरे जोधपुर को संभाल सके, पूरे मारवाड़ राज्य को संभाल सके। तो इस तरह से आपका चंद्रसेन वाला चैप्टर है वो समाप्त होता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए विदा।